हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपने देखे होंगे पीछे हमने पढ़ा क्या, हमें फोर्स एंड मोशन चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़े हैं। जैसे फोर्स क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन देखे, उसके पहले फोर्स, मास, इनर्शिया, फ्रेम क्या होता है, न्यूटन मैकेनिक्स क्या होता है, उसकी लिमिटेशन भी देखें। अब हम चलते हैं, जैसे हम जब फोर्स की बात करते हैं तो न्यूटन के लॉ आए हैं। जैसे हमने न्यूटन से फर्स्ट लॉ पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, चल रही है, या मोशन पे है, यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन में। तो कोई अगर ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, चल रही है, तो वो उसका क्या है, नेचुरल स्टेट है, ठीक है नहीं? अब मैंने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा इंटरेक्शन लगा जिसके अंदर क्या उसके नेचुरल स्टेट में चेंजेस हुए। तो न्यूटन जी ने जो बताए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसकी स्थिति को पहले बताए, मीन्स वो कैसा है। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कैसा है, अगर उसकी जो स्टेट है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, अब किस प्रकार का चेंज हुआ है, कितने मतलब क्वांटिटी में चेंज हुई है, उसको न्यूटन का सेकेंड लॉ बताता है। अगर न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है, उसके बाद अब जो क्वांटिटी हमने अप्लाई किया फोर्स का, जो भी पूरे क्वांटिटी फोर्स है, तो जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं उससे कुछ क्या होता है, क्या हमें भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे न्यूटन के थर्ड लॉ बने। तो न्यूटन का फर्स्ट हम समझ गए कि बना कि कोई बॉडी कैसे स्टेट में है, उसको हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बन गया। न्यूटन का सेकंड लॉ, अब अगर ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस किए, हमने कुछ अगर सराउंडिंग कुछ इफेक्ट डाल दिए, तो उसके अंदर क्या चेंज होगा, किस फॉर्मूले से कितने चेंजेस होंगे। अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो कितने एक्सपेंशन होगी, सही नहीं? तो ये जो सेकंड का, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, तो वो बताता है फोर्स, व्हाट इज फोर्स, ठीक है? तो फोर्स का डिफिनेशन कौन देता है, न्यूटन का सेकंड लॉ। उसके बाद न्यूटन के थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शन पेयर सबको पता है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा मोमेंटम क्या होता है। क्या होता है मूवमेंट से बना है मोमेंटम। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके पास मास है, अगर वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो उसके हम प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, मोमेंटम कहेंगे उसको मोमेंटम, एम इंटू वी। तो फिर तुरंत तो हम डिफाइन करना है मोमेंटम कहता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? अभी जो मोमेंटम मैंने लिखा है, इसको दिखाने का जो सिंबल होता है, तो जो सिंबल हम यूज करते हैं, अब ये जो मोमेंटम की थ्री पार्ट है, इसको कहेंगे लीनियर फोर्स, लीनियर मोमेंटम। हाँ, ये लीनियर मोमेंटम, एक लाइन में हमारा बॉडी मूव करता है ना, इसको कहेंगे लीनियर मोमेंटम। ये पार्ट है लीनियर फोर्स है, लीनियर एक्सेलरेशन है। तो भी हम बस मोमेंटम बोले इसका मतलब लीनियर मोमेंटम। सिंबल क्या यूज करेंगे, पी, पी मींस लीनियर मोमेंटम का सिंबल है। अब ये हमने बस मैग्नीट्यूड लिखा है, अगर मुझे इसका वेक्टर फॉर्म दिखाना है तो मुझे इसे लिखाना पड़ेगा ऐसे। ये वेक्टर क्या जाएगा हमारा, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर वी आ रही है, ये भी हमारा क्या, मोमेंटम, ठीक है? अब मोमेंटम क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट पर मास है और वेलोसिटी है, तो देखिए इससे डिपेंड करता है मोमेंटम। मोमेंटम समझते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी मोशन कर रहा है, उसके मोशन में हम रेजिस्टेंस कौन सा प्रोवाइड कर सकते हैं। तब रेजिस्टेंस क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके हमें बॉडी का स्टेट को चेंज करना है, तो कितना वो फोर्स लगाना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है क्या, उसका मोमेंटम क्या है। अगर मुझे इसको रेस्ट फैलाना होगा तो उसके मोमेंटम पे डिपेंड करता है कि हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारा मोमेंटम डिपेंड करता है मास इंटू वेलोसिटी। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि इनर्शिया का काम करता है। इनर्शिया मोशन है, इनर्शिया मोशन यही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास कितनी इनर्शिया होती है, इनर्शिया प्रोवाइड करता है, ये मोमेंटम प्रोवाइड करता है। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी मास, उसका मास बहुत ज्यादा है, जब उसका मास ज्यादा है तो देखिए मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मैं हूँ या कोई ऑब्जेक्ट है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, उसका मास 1 किलो है, तो उसको आप रोक सकते हैं आराम से, ठीक है नहीं? अगर उसी का मैं बता दूं 50 किलो, तो आप उसको नहीं रोक पाएंगे। उसको आप रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और वो काश रुक भी ना पाए आपसे। क्यों? क्योंकि जब हमने मास 1 kg रखा और वेलोसिटी को हमने फिक्स कर दिया 10 मीटर पर सेकंड में, इसी डायरेक्शन में वेक्टर, हमने क्या किया, मास को 50 kg कर दिया और वेलोसिटी सेम है, तो देखेंगे दोनों में फर्क पड़ेगा। इसको रोकने में आसानी पड़ेगी पर इसको हम रोक नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। तो अगर हम मास बढ़ाएंगे, वेलोसिटी को सेम रखें, तो भी हमारा मोमेंटम बढ़ता है। तो जब कभी भी ऐसी चीज होती है ना, मुझे प्रोपोर्शनलिटी दिखाना होता है, तो इससे पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन, यहाँ पे वी क्या आ जाएगा हमारा,
कांस्टेंट रहता है। अब इसके वो वाला जो हम लिए एग्जाम्पल, इसे क्या है, वी कांस्टेंट है, हमने एक बार मास को चेंज करके देखा। अगर हम उल्टा कर दें, हमने क्या मास फिक्स कर दिया, मास मान लीजिए हमने ले लिए 5 kg, इसकी वेलोसिटी हम ले लिए 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ले लिए 100 मीटर पर सेकंड। तो देखेंगे जो 5 अगर मास क्या है 5 kg और वेलोसिटी 9, तो इसको रोकना आसान हो सकता है हमारे लिए, इसको स्टॉप करना आसान होगा। इसके ज्यादा ये जो इसके अंदर मास और मोमेंटम, मतलब जो हम एम टू बी करेंगे, जो मोमेंटम मिलेगा, इसको जो इनर्शिया होगी उसको रोकना आसान होगा, हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वही वेलोसिटी उसकी जगह 100 मीटर पर सेकंड सेम मास के लिए, तो क्या होगा, उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा। मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा तो हमको उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर ज्यादा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ द मोशन, समझ रहे हैं आप। तो इसमें हम लोग क्या सेकंड वाले में हम क्या जो हमारा मोमेंटम है डायरेक्ट मोशन वेलोसिटी हो गया, यहाँ पर करके मास कांस्टेंट रखते हैं। तो इसे हम दिखाते हैं, जब कोई क्वांटिटी किसी दो से ज्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो एक तो हम कांस्टेंट मारते हैं, फिर उसको ऊपर नीचे करके देखते हैं कैसे उसको वेरी कर रहा है। यहाँ पे जो वेरी कर रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, है कि नहीं। ऐसे ही वी भी क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो वी बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी मोमेंटम बढ़ेगा। एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, मान लीजिए कोई क्वांटिटी एक्स है, इनवर्स प्रोपोर्शन जो वाई है, वाई लेते हैं, तो अगर यहाँ पे एक्स बढ़ेगा, मान लीजिए एक्स वैल्यू हमने मान लिया, तो वाई वैल्यू मान लो ऐसा है, वाई इक्वल टू एक्स है, वाई इक्वल टू वन बाई एक्स है, इस वैल्यू देगी 1, जब एक्स वैल्यू 2 कर दे बढ़ा दिए तो वाई वैल्यू हो जाएगी 1/2 मीन्स 3.5। तो देखेंगे हम लोग एक्स बढ़ा रहे हैं तो वाई घटता है, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स मीन्स अपोजिट, ये बढ़ेगा दूसरा घटेगा। जैसे अगर हमने एक पेन लिया, एक पेन की कीमत 10 रुपए, 10 लेंगे तो 100 हो जाएगा, तो क्वांटिटी बढ़ रही है तो उधर भी बढ़ रही है। लेकिन अगर इसी उसको ले उल्टा टाइम और वर्क की बात करें, 10 मजदूर इसी काम को 10 दिन में करते हैं, अगर 20 मजदूर कर दूंगा तो काम कम हो जाएगा, देखो एक बढ़ रहा है दूसरा अपने आप कम हो जा रहा है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो हमने समझ लिया जो मोमेंटम होता है ये इस प्रकार का इनर्शिया है, इसके पास ज्यादा मोमेंटम होगा, उसको हमको रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए, उसको रेस्ट कराने के लिए ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बोले तो ये हो गया हमारा मोमेंटम। अब ये देखिए हम तो बताएं मोमेंटम का काम इसलिए बताएंगे, न्यूटन के सेकेंड लॉ में इसका काम आएगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ न्यूटन का सेकेंड लॉ ये बताता है कि इसकी वजह से चेंजेस हुआ है और कैसे लिखा जाता है, किस पे डिपेंड करता है, मीन्स फोर्स की बात करता है। न्यूटन से हमें क्या होता है, फोर्स का डिफरेंस होता है, व्हाट इज फोर्स। इसकी दो डेफिनेशन है लिखे आते हैं। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, द फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है गिवन बॉडी, बोल सकते हैं किसी बॉडी स्टडी कर रहे हैं, बॉडी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की हम स्टडी कर रहे हैं, बॉडी की स्टडी कर रहे हैं, उसका मास क्या है और उसके अंदर क्या कितना एक्सेलरेशन हम प्रोड्यूस किए हैं, तो हमें मिल जाएगा क्या, फोर्स की वैल्यू मिलेगी। तो ये हो जाएगा फोर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी देखेंगे जो फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इस फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ लिखेंगे हम लोग फोर्स नेट, कितना नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक डेफिनेशन ये हो गया, तो हमको पता है, ये बहुत कुछ जानते हैं, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, फादर इक्वल टू मास, आसानी से होता है। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए 5 kg का है, उसके अंदर हमने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन किया, तो हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, 5  into 2 10 न्यूटन का, ठीक है। अभी क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम वेक्टर क्वांटिटी को लिखेंगे। अब मैंने एफ नेट क्यों लगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पे 2-3 फोर्स लग सकते हैं, तो नेट क्या होगा, जो उनका नेट इफेक्ट आता है, समझ रहा हूँ। जैसे मैं एक साइड जस्ट को धक्का दे रहा है, उल्टा कोई कोई धक्का दे रहा है, अगर मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, ज्यादा फोर्स लगा पा रहा हूँ, तो मेरा फोर्स क्या होगा, की वजह से वो आगे मूव करेगा। लेकिन
मेरा जो एक्चुअल फोर्स है उससे उतना मूव नहीं करेगा, क्योंकि कोई सामने से अपोजिट उसको पुश कर रहा है। इस वजह से मेरा जो उसका मान लीजिए 5 न्यूटन लगा रहा है, मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, 5 न्यूटन हमारे 10 न्यूटन को कम करके 5 न्यूटन कर दिया, तो जो नेट इफेक्ट आएगा उसका बस 5 न्यूटन आएगा। फोर्स का वैल्यू लिखेंगे 5 न्यूटन, ये हो गया। और जो दूसरा डेफिनेशन है, और जो जो डेफिनेशन एकदम एक्यूरेट है, ये भी लिखेंगे तो सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो लिखेंगे तो बहुत बेहतरीन है। लिखेंगे it is the rate of change in momentum। तो देखिए आप मोमेंटम पढ़े, तो यहाँ पे रेट, इसी पे ध्यान रखना है, और चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इधर देखेंगे फोर्स, यहाँ अगर हम देखें तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी वेक्टर अपॉन टी, डेल्टा टी। समझो, जब कभी भी रेट की बात आए तो अपने आप टी आ जाता है 1/2। कोई भी कहीं बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो जब हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, तो चेंज मतलब वेलोसिटी क्या हुआ है, रेट बोल दिया, तो अपने आप डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इज पी वेक्टर, उसने कितना चेंज हुआ कितने टाइम में और जितना समय लगा है उसको लिखना है डेल्टा टी, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखना चाहूँ, हम यूज करते हैं, एक वेक्टर हो जाएगा डी अपॉन dt, और ये ओरिजिनल फॉर्मूला है न्यूटन का, और ये एकदम एक्यूरेट है, समझो। अभी जो फॉर्मूला आया है इक्वल टू मास, इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं आसपास जो ऑब्जेक्ट होता है उसका मास फिक्स होता है, जल्दी इसमें मतलब आसपास जो हम लेके चलते हैं उसका मास फिक्स होता है, तो उसमें हम ये फिर अप्लाई करते हैं। लेकिन जब इसको देखेंगे इसको, तो ये इससे ब्रॉड है, इसका एक कंडीशन होता है, जब हम मास कांस्टेंट रखेंगे, मास कांस्टेंट रखेंगे तो ये पहली बात है। तो इसका ये मतलब हुआ कि सबसे बेस्ट फॉर्मूला ये है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, समझो। तो मैं इसको डिराइव करके दिखाता हूँ, इससे ये इससे हम जब बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सर मैं इसको लिख चलूँ एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। मालूम है डेल्टा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखिए डेल्टा पी के साथ है, पी के साथ है, तो पी वेक्टर फाइनल माइनस पी वेक्टर इनिशियल और टाइम फाइनल टाइम इनिशियल। तो ये फॉर्मूला ही हो गया। अगर मैं इसको देखूं तो लिखेंगे पी वेक्टर क्या होता है, एम इंटू वी वेक्टर। हाँ, तो पी फाइनल की क्या जाएगा, मास कांस्टेंट है, तो वी फाइनल माइनस मास कांस्टेंट है, आई फाइनल, ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ टी एफ माइनस टी एफ। तो ये हो गया फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला हो गया जो आपको नॉर्मली क्वेश्चन दिए हों, अगर क्वेश्चन में किसी फंक्शन के फॉर्म में दिया हो, टाइम के फंक्शन पे, जैसे पी क्या फंक्शन ऑफ टाइम है, पी इक्वल टू 4t² ऐसे कुछ है, समझे, मतलब डिफरेंशियल के फॉर्म में, जहाँ डिफरेंशिएशन की जरूरत हो सकती है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो जब डेल्टा टी की बात करते हैं, जिसका जो रेंज होता है लॉन्ग रेंज हो जाता है, तो तुरंत बता नहीं पाता। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस फोर्स चाहिए कितना लगा है, फिर तो पूरे एक समय की एक साइकिल के बीच का फोर्स आता है, लेकिन मुझे इंस्टेंटेनियस फोर्स चाहिए उसी समय, तो क्या करेंगे, ये भी सही है, तो एफ एफ जो हो जाएगा एफ, एफ फोर्स बोलो या एफ नेट बोल दो, तो जाएगा डी पी वेक्टर अपॉन डी टी। अब पी वेक्टर क्या है, एम इंटू वी वेक्टर। अभी हम नहीं मान के चल रहे कि जो मास कांस्टेंट, यहाँ पे हम लोग नहीं माने मास कांस्टेंट, मास वेरी कर सकता है। जैसे आप रॉकेट को देख लें, तो रॉकेट जो मूवमेंट करता है उसके अंदर उसके फ्यूल भी निकलती है, तो फ्यूल निकलेंगे उसके बाद उसका मास में डिक्रीजमेंट होता है, डिक्रीमेंट, ठीक है। तो रॉकेट का जो केस आता है उसमें क्या होता है, मास भी कांस्टेंट नहीं होता, तो यहाँ हम नहीं मान के चलेंगे कि मास और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट नहीं है, दोनों वेरी करते हैं टाइम के हिसाब से। जब हम ऐसा मान के चलेंगे तो आपने एक पढ़ा फॉर्मूला क्या, डी इक्वल टू डी टी माने थे, ऐसा कुछ है, तो यू टू बी है, और दोनों फंक्शन ऑफ टाइम है, क्या जाएगा, तो ये जो सेकेंड फंक्शन पहले हो जाएगा, पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस अब सेम फर्स्ट फंक्शन पहले सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, तो ऐसे यहाँ करेंगे तो जाएगा एम आगे पीछे हो सकता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, प्लस फिर हो जाएगा यहाँ पे वी वेक्टर डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी।
तो ये तो मेन फॉर्मूला है। अब ये जब बोला गया है कि जो फोर्स होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, और मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। वेलोसिटी चेंज होगा फिर भी मोमेंटम चेंज होगा, मास चेंज होगा फिर भी चेंज होगा, अगर दोनों चेंज होंगे तो चेंज तो होना ही है, समझ लो। तो जो ये हम लोग लिखते हैं एक्स टू मास, इसमें क्या करते हैं, मास को कांस्टेंट मानते हैं। जैसे मैं बोलूंगा इधर, अगर मैंने इधर कंडीशन अप्लाई किया मान लेते हैं, तो मैंने बोल दिया कि इस जो इक्वेशन है, मान लीजिए इक्वेशन 1 में लिखते क्या, लेट मास कांस्टेंट। जैसे हम मास कांस्टेंट रखेंगे तो डी एम अपॉन डी टी, तो चेंज इन मास टू टाइम जीरो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है तो चेंज होगा तो जीरो हो जाएगा ना, ये जीरो हो जाएगा तो रिड्यूस जाएगा तो जीरो ही होने वाला है। जिसको देखेंगे तो ये जो टर्म में इक्वेशन 1 में ये जीरो हो जाएगा, टर्म जब टर्म जीरो हो जाएगा तो कैलकुलेट हो जाएगा, हमारा कैलकुलेट हो जाएगा एम डीवी वेक्टर अपॉन dt। इसको देखेंगे डीवी वेक्टर अपॉन dt क्या होता है, मास इनटू पी एक्सेलेरेशन होता है, तो ये एक्सेलेरेशन एफ नेट बोले या एफ बोले एफ वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मेन हमारा जो डेफिनेशन ये है। देखिए हम तो नॉर्मली लाइफ में देखते हैं वहां पे मास को कांस्टेंट लेके चलते हैं, मैक्सिमम पोजीशन में चेंज नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट लगा देते हैं। लेकिन जब कभी भी मास में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाए तो तुरंत याद करें यार फॉर्मूला डीपी फ्रॉम डीपी जो रियल है, सब एप्लीकेबल है। क्योंकि हमारा जो मोमेंटम होता है, जैसे उन्होंने बोला है रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, मोमेंटम मास पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर किसी में भी कुछ भी चेंजेस हुआ तो पूरे मोमेंटम में चेंज होगा, ठीक है। तो आपने न्यूटन के फर्स्ट लॉ समझे, समझिए। आपको पता है कि हमारा जो वर्ल्ड है 3 डायमेंशन का है, तो इसके 3 कंपोनेंट में तो हो सकते हैं। अगर हम लिखते हैं एफ नेट, फोर्स जो होगा मास इंटू एक्सप्रेशन होगा, तो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, एक्स एक्सिस ये वाई ये जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है हमारे एक्सप्रेशन से, वाई एक्सिस में मूव कर सकता है और जेड एक्सिस में मूव कर सकता है, और ये तीनों एक्सिस दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं। मीन्स किसी का भी कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे प्रोजेक्शन नहीं डालता है, समझो। मतलब किसी अगर एक्स का कंपोनेंट एक्स में अगर कुछ चीज मूव कर रहा है तो उसका कोई कंपोनेंट वाई में नहीं जाएगा, वाई में जा रहा है तो एक्स में जाएगा, जेड में जा रहा है तो वाई में नहीं जाएगा, समझ लो। अगर आपको ये समझ मैं क्या बता रहा हूँ, तो आप वेक्टर और स्केलर वेक्टर का जो चैप्टर है उसको मेरे वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। और जो पीछे देखा वो समझ में आ रहा होगा, ये अगर तीनों एक्सिस दूसरे परपेंडिकुलर हो रहे हैं तो किसी का प्रोजेक्शन किसी दूसरे पे नहीं रहेगा, मीन्स किसी का इफेक्ट दूसरे पे इफेक्ट नहीं दिखाएगा। वही इसी का यूज करके प्रोजेक्ट टाइम मुझसे सॉल्व किए थे। तो अगर मैं इसको ब्रॉड सेंस में लिखना चाहूँ, अगर मैं लिखूँ एफ नेट along x axis क्या जाएगा, तो फिर मास इनटू एक्सेलरेशन x axis, समझो। एफ नेट अगर y along देखें तो एम मास इनटू ए वाई उसी ऑब्जेक्ट का, एफ नेट तो मैं जेड लिखूँ तो ये जाएगा एम इनटू एक्सेलरेशन जेड, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट के कहीं से भी एक्सेलरेशन हो सकते हैं, 3 कंपोनेंट में तो हमने लिख दिया। हाँ, अगर वो कोई हमारा ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स लग रहा है, अगर उसका हम एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स का पूरा कंपोनेंट निकाल लें तो जो उसका नेट आएगा उसको बोलेंगे एफ नेट एक्स, और जो इफेक्ट दिखाएगा एक्सप्रेशन में वो बस उसके एक्स एक्सिस के अलोंग ही एक्सप्रेशन दिखाएगा, वाई में कोई चेंजेस नहीं करेगा, क्योंकि एक एक्सिस से एक्सिस से इंडिपेंडेंट है, समझो। एक्स वाला वाई पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, वाई वाला एक्स पे नहीं दिखाएगा, और जेड वाला उसे समझाया, समझ रहे। इसका यूज हम क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप मान लो जब फोर्स आएंगे तो एक्सेलरेशन होगा, मोशन होगा, उसको हम स्टडी करेंगे, कितना वेलोसिटी हुई, कितने टाइम लगा, कहाँ पहुंचा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे उसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले मुझे इक्वेशन ऑफ द मोशन लिखना पड़ेगा, ये एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब मुझे एफ नेट इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन मिल गया, मैंने इसको ऐसा लिख दिया, तो मुझे देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस में कितना कर रहा है, वाई एक्सिस में कितना कर रहा है, जेड एक्सिस में कितना कर रहा है। हम जिससे अपने एक्सिस को मान के चलेंगे तो उसे देखना पड़ेगा, फिर उसको हम जब सॉल्व करेंगे तब मुझे आंसर मिल पाएगा, परफेक्ट आंसर। तो इसलिए हमको देख के चलना पड़ेगा थोड़ा, देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, मतलब पर्सन मान लीजिए है, अगर कोई पर्सन अपने फील्ड में, मान लीजिए पढ़ाई की फील्ड में, तो उस पढ़ाई की फील्ड में तो उसको ज्यादा करके जो मोटिवेशन मिलेगा, कुछ इफेक्ट दिखाएगा, वो पढ़ाई की फील्ड वाला दिखाएगा, ठीक है। तो मीन्स अगर वो एक्सरसाइज फोर्स जो हो रहा है वो पढ़ाई के फील्ड में मिल रहा है,
उसको मोटिवेशन जो भी है, अगर उसको पढ़ाई की फील्ड में तो उसको मोटिवेट होगा, उस पढ़ाई की फील्ड में और अच्छा करेगा। अगर कोई भाई दूसरा पर्सन किसी और डांसिंग की फील्ड में, तो डांसर उसको फील्ड डालेंगे, उसको पढ़ाई उतना इफेक्ट नहीं डालेंगे। सेम वही चीज़ है, एक्स एक्सिस के अराउंड एक्स एक्सिस का फोर्स जितना कंपोनेंट होगा उसका नेट इफेक्ट दिखाएगा, वाई एक्सिस के अराउंड वाई वाला जेड वाला। अगर हमारा जो एफ नेट इक्वल टू 0 हो गया, तब एफ नेट, अगर हमारा फोर्स जो एफ नेट है, अधिकतर में यहाँ वेक्टर भी नहीं लिखा है इधर, क्योंकि कंपोनेंट जब हम एक्स के अलावा लेंगे तो मुझे एक एक्सिस के अलावा डिफाइन करनी पड़ती है, हमने पढ़ा है वन स्टेट टाइम मोशन में। हाँ, तो एफ नेट इक्वल टू अगर ये होता है एम इंटू एक्सेलरेशन, अगर ये 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाए तो इसका ये मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। इसका अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मास तो 0 हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 यहाँ पे। इस हमने इसको देखा, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। अब हम डिवाइड कैसे करते हैं, देखो फिर दो केस बनते हैं, या एम 0 होगा या एक्सेलरेशन 0 होगा। जो हम लोग डिवाइड कर रहे थे ना, उसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें इस तरीके से केस बनता है, एम 0 होगा, ये 0 होगा। हाँ, दोनों कोई हो सकता है या दोनों हो सकते हैं इसके हिसाब से, बट हम जानते हैं कि मास 0 नहीं होता है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0 मान। जब ये एक्सेलरेशन 0 तो अपने आप मास इंटू एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। तो जब एफ नेट 0 होगा किसी भी वेक्टर मतलब बॉडी पे, पूरा फोर्स पूरा मिला के अगर देखें उस पे फोर्स 0 लग रहा है, नेट फोर्स 0 है, तो उस बॉडी में क्या होगा, कुछ एक्सेशन नहीं होगा, किसी भी एक्सेस का एक्सेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलेगी। हाँ, तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये क्या करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी बताता है, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहाँ पे न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है। अब कभी कभी क्या सकता है कि आपको फोर्स मिलेगा, हाँ, किसी भी आर्बिट्रेड एक्शन होगा, लेकिन इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि किसी एक एक्सिस के अलावा उसका एक्सेशन नहीं हो रहा है। हम पीछे कर रहे थे प्रोटोटाइप मोशन में, एक्स एक्सिस पर कोई एक्सेशन नहीं था, तो एक्स एक्सिस के अलावा उसमें वेलोसिटी में कोई चेंजेस भी नहीं होंगे, क्योंकि जब एक्सेशन होता है वेलोसिटी में चेंजेस होंगे, और वेलोसिटी में चेंज में मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या डायरेक्शन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा न्यूटन के सेकंड लॉ को पढ़ने के लिए। आज न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ेंगे ना, तो हम इसी बार सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि हमें पहचानना पड़ता है कि हम किसको लेके चले क्वेश्चन। जैसे भी कोई मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर क्या होते हैं, बहुत सारे फोर्स लगते हैं। अब मान लीजिए मैं हूँ, तो मेरे पे 2-3 फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटी लगा रही है, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इसलिए मैं बैलेंस हूँ, और दोनों इसको बैलेंस करें, इसलिए मैं आपको रेस्ट पे दिख रहा हूँ। अब मैं जो इतना बड़ा बॉडी हूँ, मैं इतनी बॉडी पे डील नहीं करूंगा, जो न्यूटन से हम पढ़ रहे हैं ये इतनी बॉडी पे डील नहीं करता, एक पॉइंट बॉडी पे डील करता है। अब पॉइंट क्या होता है, पॉइंट होता है सेंटर ऑफ द मास, सेंटर ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मैं इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हूँ, तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास कुछ इस यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे, इस छोटे से पॉइंट पे पूरा मास में मानता हूँ कि ये मेरा पॉइंट है, मैं जस्ट अपना पोजीशन बताऊंगा। तो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना होता है तो हम उसके सेंटर ऑफ मास बताते हैं। जैसे मानते हैं हमारे पास कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा, तो मुझे इसका पोजीशन बताना है, तो मैं यहाँ से बताऊंगा, मैं यहाँ से देखूंगा इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे अगर ये यूनिफॉर्म बॉडी के बीच में आएगा, तो यहाँ बताऊंगा मेरे से ये पोजीशन यहाँ होगा। तो मैं इसको एक इस पूरे ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट मास के मान चलूंगा, पॉइंट। हाँ, और इस पॉइंट पे इसका पूरा मास होगा, अगर 2 किलो का होगा, इसका पूरा मास इसको मान लीजिए यहाँ 2 किलो है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, इसको हम आगे आगे पढ़ेंगे। और इसमें एक और बात आती है, रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट आता है। हम रिजिड बॉडी किसको कहेंगे, तो रिजिड बॉडी क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपके पास सॉलिड है, हाँ, सॉलिड में कहते हैं ढेर सारे एटम्स होते हैं। अब मान लीजिए दोनों सॉलिड के बीच जो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है, हम कितना भी फोर्स लगाए, कोई भी फोर्स लगाए, अगर वो एटम के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, कि एटम के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो मानेंगे कि ये जो बॉडी है रिजिड बॉडी है। और जो रिजिड बॉडी होता है ये आइडियल कॉन्सेप्ट है, आइडियल में ऐसा होता नहीं है, हम मान के चलते हैं, क्योंकि आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए इस अर्थ पे, आप कुछ ना कुछ फोर्स लगा के उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, उसके डायमेंशन में, उसके डायरेक्शन ये जो डिस्टेंस चेंज हो जाता है। लेकिन हम अपने सेक ऑफ कन्वीनियंस, मतलब हम लोग अपने लिए मान के चलते हैं कि कोई भी सॉलिड स्टेट को मान लेते हैं कि हाँ ये क्या है, रिजिड बॉडी। इससे क्या होता है कि हम चीजों को पढ़ने में आसानी होती है। जब हम किसी भी चीज को बोलते हैं ना आइडियल है, इसका ये मतलब है कि हम उसको आसान बनाना चाहते हैं, उसे बहुत सारे इफेक्ट नहीं लगाना चाहते। जैसे हम जब रिटेल मोशन की बात किए, हमने हवा हटा दिया,
अगर हवा होता है ना बहुत कुछ इफेक्ट आता है उसके अंदर, तो हम बोलते हैं क्या यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम उसको आइडियली मानना चाहते हैं यहाँ पे कुछ है नहीं, जब वैक्यूम है तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे। लेकिन अब एक्चुअली अगर उसको देखेंगे ऐसा होगा नहीं, कुछ चीजें होंगी, एयर आ जाएगा तो एयर में रेजिस्टेंस आ जाती है। तो आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं सीख सकते ना, आपको एक एक चीज को छोटा छोटा चीज को समझ के आगे बढ़ना है। जब आप समझेंगे तब बाद में आप एयर डाल देंगे, उसके अंदर एयर डालेंगे तो आप चीजें सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंगे और किसी ऑब्जेक्ट को हम सिस्टम मानेंगे, जब किसी सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करना देगा तो मानेंगे कि एक सिस्टम है, अब उस सिस्टम में उस पर हमारा फोकस है, हाँ, उसको हमको सॉल्व करना है, उस बॉडी को ऑब्जर्व करना है। तो देखेंगे उस बॉडी पे कितनी सारी फोर्सेस अप्लाई हो रही है। जब फोर्सेस अप्लाई कर पाएंगे तो हम उसको देखेंगे कौन कितने कंपोनेंट है, लास्ट में हम उसको लिखना कोशिश करेंगे F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन में। तो न्यूटन के सेकंड लॉ में इस चीज को करेंगे, जैसे हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में लिखने की कोशिश कर लिया, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, वहां से हम उसको बता पाएंगे एक्सप्रेशन, वहां से हमको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, एक्सप्रेशन मिल गया तो वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल गया तो फिर सब कुछ डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है नी? तो ये जो चीजें हैं, कैसे हम कंसीडर करें कि सिस्टम क्या होगा, इसको हम सिस्टम कहते हैं। कैसे हम डायग्राम बनाएं, रे डायग्राम होते हैं, कैसे हम डायग्राम बनाएं, कैसे हम किसी फोर्स को दिखाएं, कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, कौन सा कंपोनेंट किस साइड है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। वो अगर वो समझ गया तो आप बहुत सारे मैकेनिक्स क्वेश्चन खुद ही से सॉल्व कर सकते हैं, बस उतने ही कॉन्सेप्ट में समझ के। ठीक है नहीं, ये काश एनसीईआरटी में ना दिया होगा, लेकिन इसमें दिया है, एससी वर्मा सर में दिया गया है, उसी का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझने की कोशिश करूंगा। इसको कितने ऑब्जेक्ट को हम एक साथ बोल सकते हैं सिस्टम, इसलिए एक बॉडी मेरी मेरी बॉडी को मैं बोल देता हूँ कि एक पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही पॉइंट पे टिका हुआ है। ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि जब ये बॉडी मूव करेगी तो इसके हर जगह एक्सप्रेशन जो होगी बॉडी के अंदर, ये रिजिड बॉडी है उसके अंदर एक्सप्रेशन, अगर मान के रिजिड बॉडी है तो उसके अंदर एक्सप्रेशन जो होगा सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड से होगा, सभी पार्टिकल सेम मैग्नीट्यूड से सेम डायरेक्शन में एक्सप्रेशन करेंगी। तो मान ही चलते हैं जब सेम कर रही पूरे को एक ही मान लेते हैं, वैसे मुझ से मान चलिए, तो उसको मान देखेंगे। तो अगर आपको समझ में आएगा अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आप कमेंट करिए क्या नहीं आया समझ। अच्छा एग्जाम्पल दिया आपको समझ में आएगा जरूर, नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।